नमस्कार, जस हिंदी देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस बेहद खास एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी प्यारे दर्शकों के साथ सब कुछ कुशल मंगल होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में जो हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाने से पहले आपसे कुछ चंद बातें हैं जो शेयर करना चाहूंगी। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार माना गया है जिसकी बदौलत आप अपने साथ साथ पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। लेकिन जानते हैं, एक सच ये भी है कि दुनिया में शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में दुनिया का एक ऐसा बड़ा वर्ग भी है जो शिक्षा से दूर होता चला जा रहा है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे बच्चे हैं, वंचित वर्ग से आने वाले बच्चे, जो पैसों की कमी की वजह से बड़े सपने देखना ही भूल चुके हैं, बड़े सपने देखना ही उन्होंने छोड़ दिया है। अशिक्षित होने की वजह से वो ताउम्र जीते हैं वो फ्लिसी की जिंदगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शिक्षा, समाज, उन वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को जैसे भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इसी समाज से आने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कर्तव्य को अभी तक भूले नहीं हैं। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें बुक मैन के नाम से नवाजा गया है। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे और जानते हैं कि उन्हें बुक मैन क्यों कहा जाता है। मेरे घर की जो ये रद्दी है, इसको मैं शिक्षा का जरिया बनाऊंगा। तो वहीं से अभियान की शुरुआत हुई, रद्दी से शिक्षा सबके लिए एक समान क्यों नहीं हो सकती है? शिक्षा समान इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल जो एजुकेशन का जो काम है एक बिजनेस है। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े लेवल पे काम करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरी किताबों के अलावा कोई किताब ही नहीं थी। आज हमारे पास जगह नहीं किताब रखने के लिए। कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में जो सामने आया ना, वही असली हीरो होता है। बुकमैन कहे जाने वाले संदीप कुमार मुश्किल की घड़ी में असली हीरो बनकर ही तो सामने आए हैं। कोरोना संकट जब था तो उससे पहले वो शिक्षक थे, लेकिन अब वो ऐसा नेकी का काम कर रहे हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाए और उनसे उनका जो जीवन है वो सफल हो जाए। लेकिन यहाँ जो उनका सामाजिक काम है सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक छोटी सी वैन है जिसे एक लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। लिखा हुआ है कि जरा मेरी तरफ ध्यान से देखें, मैं हूं आपके शहर की चलती फिरती रद्दी से शिक्षा लाइब्रेरी। आपके घर की रद्दी को पहुंचाती हूं पढ़ी हुई सभी प्रकार की किताबें जरूरतमंद विद्यार्थियों तक। अपनी पढ़ी हुई किताबें, स्टेशनरी आदि का सामान रद्दी में न देकर आप जो है इस एनजीओ को, इस वैन को आप वो किताबें सौंप दें। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सामाजिक कार्य की गिनती आगे बढ़ाते हुए जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड्स भी दिए जाते हैं और ये एक ब्लॉक है जिसमें ये पैड्स भी रखे हुए हैं। तो यानी कि ये आप देख सकते हैं कि सामाजिक कार्य जो है वो आगे कितना तक इनका जा चुका है। और इसके पीछे भी है, इसे उम्मीद की गुल्लक कहा गया है। और यदि हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और यहाँ से मुफ्त में किताबें पढ़ने को मिलती हैं। तो यानी कि किताब आप यहाँ से लेके जाएं और उसके बाद पढ़कर आप इसे वापस दोबारा यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके का एक सिस्टम यहाँ पर जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। एंड जैसा मैं कह रही हूँ बार बार कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इस वक्त हम जिस इलाके में पहुँचे हुए हैं वहाँ पर एक घर है, उसे रेंट पे लिया हुआ है और पूरा उसे लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और उस इंसान से मिलाते हैं जिन्हें बुकमैन कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इसी सामाजिक कार्य को देखते हुए अपना जो एक मासिक प्रोग्राम है मन की बात, उसमें भी उनका जिक्र किया था। ये वो जगह है और यहाँ पर कुछ गुल्लक भी रखी हुई हैं। मैं देख रही थी कि यहाँ पर जो कुछ बच्चे थे वो गुल्लक यहाँ पर रख रहे थे। हालांकि इन गुल्लकों का काम क्या है यहाँ पर वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन चलिए अभी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, उस बुकमैन मिस्टर संदीप कुमार से आपको मिलाते हैं।
is the man, he is the bookman who is carrying, the hope, who is carrying the hope for underprivileged children. So ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहौल किस तरीके का है, लेकिन ये जो माहौल बनाया है उसके पीछे की कहानी सुनाने के लिए ही तो ये प्रोग्राम है जिसका नाम है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। सो संदीप जी, चलिए पहले बैठते हैं, तफसील से अब आपके बारे में, आपके इस मिशन के बारे में जानेंगे हम जी। सो कैसे हैं आप? जी एकदम बेहतर हैं, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों का जो आप लोगों को इतना प्यार देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी मुहिम की जानकारी उन तक पहुँचे और उतना ही प्यार हमें मिले। एक ना अक्सर मतलब मैंने ये सुना है कि जिनके जीवन में बुक्स तो सभी के जीवन में होती ही हैं, लेकिन बुक्स को अपने जीवन में रचा बसा देना जी, और जो लोग बुक्स के बहुत करीब होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनका ऑरा होता ही कुछ अलग है। जी बिल्कुल, दिस इज द रीजन कि आप भी अलग हैं, और आप न सिर्फ बुकमैन हैं बल्कि आप अब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी, जैसा हमने आपके बारे में सुना है। तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हालांकि बहुत कम लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज हम जब आप लाइव आपके साथ बैठे हैं तो चाहेंगे कि उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो चलिए शुरुआत में सबसे पहला सवाल तो यही, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। शुरू से ही ऐसे ही हैं, बड़े संजीदा, बचपन कैसा था, परिवार में कौन कौन है, अपनी एजुकेशन, सब कुछ थोड़ा तफसील से बताएं हमें। देखिए अभी तो मैं चंडीगढ़ में हूँ, हाँ, लेकिन मेरा जो जन्म है वो हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ है। अच्छा। एक गांव है डाणी माऊ। अच्छा। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गांव में ही हुई है 10वीं तक। ओके। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ में मैंने आगे की शिक्षा अपनी पूरी की। उसके बाद मैंने शिक्षा में जेबीटी का एक कोर्स किया है, जो प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके टीचर का एक कोर्स है। अच्छा। तो ये भी मैंने यहीं से पंचकुला से किया है। अच्छा। और मेरे परिवार में मेरे दादाजी के बारे में हमने हमेशा सुना है, मतलब मैंने कभी अपने दादाजी को देखा नहीं है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं या मेरे जो पिताजी हैं वो अक्सर हमें बताते हैं कि हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है। अच्छा। तो उस जमाने में लगभग 50 के दशक में 30-40 गाँव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। अच्छा। तो गांव के लोगों ने मेरे दादाजी को कहा, वो फौज में एक बड़े पद पे थे, रिटायर होके आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि साहब गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो आप एक कोशिश करो, स्कूल बनाते हैं, कुछ आप कंट्रीब्यूट करो, कुछ समाज से हम कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं। हाँ। तो मेरे दादाजी ने वो कोशिश की और गाँव में आज एक इतना बड़ा सरकारी स्कूल है। उस समय वो सरकारी स्कूल बनाया उन्होंने। तो जब धीरे धीरे इन बातों को सीखते हैं तो हमारा जो रुझान है वो समाज की तरफ झुक जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो शुरू से ही हम कुछ ना कुछ ऐसा करते आए हैं। बाकी ये नहीं पता था कि आगे जाके हम सोशल फील्ड में इतना काम कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज तक की मैं पढ़ाई कहूँ तो मेरा जो व्यक्तित्व बिल्कुल डिफरेंट था। कॉलेज में मैं अलग था, लेकिन जैसे ही मैं सोशल कोज में आया तो मेरे व्यक्तित्व में जो बदलाव कहते हैं, दिन और रात का जो फर्क होता है वो मेरे व्यक्तित्व में आया है। अच्छा। पहले हम चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते थे, मान लीजिए हमें पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर दी, राइट, हम पढ़ने के बाद उसको रद्दी में बेच देते थे या फिर गुम कर देते थे। लेकिन जब अब इस दौर में आए हैं तो पता लगता है कि अगर हमने एक पेन भी अगर गुम किया है, उसका सही यूटिलाइज नहीं किया है, तो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस पेन की वजह से ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। राइट। तो ये आपको तब महसूस होता है जब आप समाज में निकलते हैं और एक ऐसे तबके के साथ रहते हैं जिस तबकों को सख्त जरूरत है इन सब चीजों की। एग्जैक्टली। अब आपने इसकी बात की ना, मुझे इससे एक बात याद आ जाती है। कहते हैं कि अब देखिए जीवन में हर किसी के जीवन में समस्या तो है ही, बिल्कुल, लेकिन 3 चीजें होती हैं कि एक पर्सन वो होता है जो समस्या को देखता है अपने जीवन में, उसे लिटरली इग्नोर कर देता है। बिल्कुल। आप अपने आसपास जब हम सामाजिक वातावरण की बात करते हैं, दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो समस्या को देखते हैं और फिर कहते हैं कि इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन तीसरे वो लोग होते हैं जो समस्या को देखते भी हैं और उस पर काम भी करते हैं। आप उस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। जी जी।
तो इससे मैं आकलन लगा सकती हूँ कि मतलब शुरू से ही परिवार में एक जैसे आपने दादाजी का जिक्र किया है, तो वहीं से वो जो कुछ ना कुछ एक कहे ना एक स्वभाव, वो एक प्रवृत्ति वो आपके अंदर भी है। तो परिवार में फिर और कौन कौन है, या सभी इसी से ही सामाजिक कार्य से ही जुड़े हुए हैं, या सिर्फ आप हैं? नहीं, मेरे परिवार में मैं सामाजिक कार्य मैं ही करता हूँ। अच्छा। और बाकी जो मेरी फैमिली के जो मेंबर हैं, जैसे मेरे भाई हैं, भाभी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। अच्छा। हाँ, तो परिवार के प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनको संभालने के लिए ऑलरेडी मेरे घर में है। आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी शिक्षा से तो कहीं ना कहीं जो एक जुड़ाव है वो आपके पारिवारिक माहौल में भी रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये जब मैं एंट्री कर रही थी तो बाहर गुल्लक रखी हुई है काफी ज्यादा, किताबों के साथ वहाँ गुल्लक क्यों रखी हुई थी? और मैं बच्चे भी देख रही थी जो गुल्लक रखने का काम उधर कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे हैं ये बच्चे आस पड़ोस के बच्चे हैं। अच्छा। यहाँ साथ में पीछे झुग्गियाँ हैं। अच्छा। तो उन बच्चों को हम पढ़ाने का सामान देते हैं जी। अच्छा। तो जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ काम करें। अच्छा। हम उन्हें एक ही चीज सिखाते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है, अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। और कम से कम किसी न किसी वे में इतना काम तो करें कि ताकि आपको भी लगे कि हाँ मुझे किताब इस काम के बदले मिली है। तो ये जो भी छोटा मोटा काम है ये बच्चे करते हैं। ये गुल्लक हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि बात करें हम पैसे की, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली। अगर आपको हम ये कहें कि आप हमें 500 रुपए दें, हमने बच्चों को किताब लेके देनी है, तो हो सकता है 500 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, एक साथ ना हो 500 रुपए। हम आपको एक जरिया देते हैं कि आप अपने घर में एक गुल्लक रखें। अच्छा। जब भी आपका दिल करे, आप खुश हैं, जन्मदिन है, घर में कोई खुशी का माहौल है, कोई चिल्लर है, आप उसमें डाल दें। अच्छा। 1 साल में 2 साल में कभी तो वो भरेगा। भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। जैसे ही भर जाएगा आपको लगेगा कि हाँ ये भरा है। जब आप उस पैसों को काउंट करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन पैसों से आप 1 साल में एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, वो गुल्लक उनके पास रहेगी और एंड देन उसके बाद वो जो पैसे होंगे वो यूटिलाइज उन बच्चों के लिए करेंगे। बच्चों के एजुकेशन पे यूटिलाइज होंगे। बिल्कुल। ऑल राइट। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये कब से शुरू हुआ फिर? ये करीबन 4 साल से हम चला रहे हैं। 4 साल से चल रहा है। दैट्स वेरी गुड। इसमें खास बात ये है कि देखो, एक तो आप पैसा आपका जमा और आपको पता नहीं चल रहा है। दूसरा, आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, उनके अंदर एक आदत बनती है कि किसी भी चीज को जमा करने की या पैसे जमा करने की वैल्यू आप कह सकते हैं, वैल्यू उसके अंदर एक आती है। तो एक चीज से 2 काम हो रहे हैं। राइट। मैं देख रही थी बाहर भी एक काम नहीं है, सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। बिल्कुल। उनके बारे में भी हम जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है। लेकिन ब्रेक से पहले एक और सवाल आपसे। जी। ये जो आपका मिशन है, इसको शुरू हुए कितना समय हो गया है? अभी ये 2016 में शुरू किया था। ओके। तो पहले हम अनरजिस्टर्ड थे। ठीक है। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि एनजीओ क्या होती है। ओके। बस एक जुनून था, उस जुनून को पूरा करना था। तो उस जुनून को पूरा करते गए तो आप जैसे एक समझदार इंसान मिले हमें। हम किताबें इकट्ठी कर रहे थे, तो कहते भी इन किताबों का क्या करोगे? अच्छा। हाँ जी, पहले तो एक जगह पे लेके जाएंगे। अच्छा। फिर ठीक करेंगे, फिर जितने जरूरतमंद बच्चे उनको देंगे। तो कहते जी कोई रिकॉर्ड कहाँ से आए आप, क्या कर रहे हैं? माँ जी ये तो नहीं है। कह रहा आपको पता आपको सजा हो सकती है। ओके। हाँ, तो हमने कहा भी हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए सजा क्यों होगी? इसके लिए सजा होगी। अच्छा। हम घबरा गए उस समय क्योंकि वो वकील थे। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई भी ऐसा चैरिटी का काम करते हो, सामाजिक काम करते हो, तो अपने आप को रजिस्टर करवाया जाता है, उसके लिए एनजीओ होती हैं। राइट। तो तब पता चला कि हाँ एनजीओ भी कोई चीज होती है। तब उसके बारे में पता लगा, फिर पता लगा कि रजिस्टर कैसे होती है। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं इस चीज में। बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। क्या उम्र होगी आपकी? अभी मेरी 30 साल उम्र है। At a very young age, you are doing tremendous job. I mean, this is very good. कहते हैं कि अगर मन में किसी काम को करने की ठान ली तो समझ लो जीत आपकी पक्की है। यही सोच बुकमैन कहे जाने वाले संदीप कुमार जी की भी है, जिन्होंने अपने आसपास के वातावरण को देखा, समस्याओं को समझा, उसका आकलन किया और उसके बाद सोचा कि देश के इन वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, तो शिक्षा देने का बीड़ा जो है वो उन्होंने उठाया है।
संदीप जी, हम समस्याओं का जिक्र से पहले कर रहे थे और 3 लोगों का मैंने जिक्र किया था। 3 लोग ऐसे होते हैं, तो थर्ड कैटेगरी में आप आते हैं। अब मैं समझना चाहती हूँ कि इस मिशन की शुरुआत की गई, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आपने आसपास क्या ऐसा फील किया, क्या जो भाव है आपने समझा, समस्या को देखा कि आपने सोचा कि नहीं, बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करना है मुझे? जी बिल्कुल, ये बात है 2015-16 की। अच्छा। जब मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर था अपना ट्रेनिंग के दौरान, तो मुझे तीसरी और चौथी क्लास पढ़ाने को दी गई थी। अच्छा। तो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता और मैं उसमें देखता कि क्योंकि मैं नया नया टीचर लगा था, तो मेरे अंदर एक जोश था कि बच्चों को कुछ कराया जाए। तो जैसे ही हम उनको कुछ काम देते हैं तो अगले दिन पूछते हैं भी आपने काम कहाँ किया, तो अच्छा। बच्चे ब्लैंक होते हैं। जब आप कोई भी चीज बताते हो तो जल्दी पकड़ते हैं उस चीज को, लेकिन अगर उस बताई हुई चीज को वो कहीं नोट नहीं करेंगे या घर जाके उसको दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कुछ दिन देखा तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, शायद फैमिली प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसों से उनको नोटबुक दिलवाई। ये सरकारी स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं? सरकारी स्कूल का अच्छा, जिक्र है। ओके। तो जब बच्चों को मैंने नोटबुक दिलाई तो 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि वो सारी जो बात है वो सारी स्कूल में फैल चुकी है। तो बच्चे वो मेरे पास आने लगे, भाई सर हमें भी नोटबुक चाहिए, हमें भी नोटबुक चाहिए। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी समस्या ले ली है ये। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि सर्व शिक्षा अभियान है, भारत सरकार चलाती है, राइट, जिसमें 8वीं तक की शिक्षा वो फ्री होती है। 8वीं तक आपका 1 रुपये भी नहीं लगता। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो स्कूल हेड है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने स्कूल हेड से बात की कि भाई इन बच्चों को आप नोटबुक दो, किताब पेन पेंसिल दो, ये तो पढ़ना चाहते हैं, अब सरकारी स्कूल में आए हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है इनके पास। तो उन्होंने कहा कि इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, सरकार सीधे अकाउंट में पैसे भेजती है। वो 250 रुपये से लेके 1200 रुपये की अमाउंट होती है। अच्छा। क्लास वाइज अलग अलग होती है स्टेशनरी के। आप ये देखो कि 1200 रुपये आपको मिले हैं, ज़्यादा अमाउंट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 1200 रुपये में आपको स्कूल बैग खरीदना है, आपको ड्रेस खरीदनी है, आपको नोटबुक खरीदनी है, आपको पेन पेंसिल खरीदनी है, सर्दियों के आपको जूते खरीदने हैं, सॉक्स खरीदनी है, सारी चीज़ खरीदनी। क्या ये पॉसिबल है? पहली बात तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात, मान लेते हैं कि किसी न किसी तरीके से खरीदी जा सकती हैं। तो फिर मैं उनके फैमिली में गया, भाई ये जो 1200 रुपये आ रहा है इसका हो क्या रहा है? अच्छा। तो जब मैं उनकी डाडम गांव की बात है, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ गांव के आसपास पहाड़ भी हैं। तो मैं जब उनकी फैमिली के पास गया तो मैंने उनकी घर की हालत देखी, तो मुझसे मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पेरेंट्स को ये कह सकूं कि भाई ये जो 1200 रुपये आपको मिलते हैं, आपके खाते में आते हैं, वो आप इनकी शिक्षा पे लगाओ। क्योंकि जिस घर में 2 वक्त की रोटी का जो इंतज़ाम है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है, अगर उस फैमिली के अकाउंट में हम 1200 रुपये डाल देते हैं तो आप देखिए वो शिक्षा देंगे या खाना देंगे। पहले तो जीना ज़रूरी है, अगर जिएंगे तभी शिक्षा आती है, तभी स्वास्थ्य आता है, तभी दूसरी फैसिलिटी आती हैं। तो वो जो बात है वो मेरे दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा स्टक हुई कि वो मेरी लाइफ का, मुझे लगता है कि उस दिन के बाद मैं मुस्कुराया नहीं काफ़ी दिन तक, कि मुझे लगा कि हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी पेन चाहिए, कौन सी कंपनी की पेंसिल चाहिए, कौन सी अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर चाहिए। और एक ऐसे बच्चे हैं जिसको सिर्फ रजिस्टर चाहिए, क्वालिटी से कोई वो नहीं है उनका, उनको पेन चाहिए, चाहे आधा भरा हो आधा खाली हो। तो ये नहीं है, तो मुझे बहुत धक्का लगा इस चीज़ से। तो मैं उस चीज़ से परेशान रहने लगा, मतलब मुझे पता नहीं कि क्या ऐसा रीज़न हुआ उसका। तो मैंने वो छोड़ दिए बीच में ही अपनी ट्रेनिंग। और मेरी फैमिली चंडीगढ़ रहती है, तो मैं वहाँ से चंडीगढ़ आया। तो मैंने यहाँ किसी से बात नहीं की, घर वाले कि इनको क्या हुआ, माँ जी मुझे पता नहीं, मेरा जो दिमाग वो ठीक नहीं है। मैं बिना खाना खाए मेरे को वो मीटिंग आती थी, तो घर वाले कहते भी शायद दिमाग की कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने 16 में भी दिखाया हॉस्पिटल में, वहाँ मेरी वो मीटिंग रुक ही नहीं रही थी बार बार। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे मुझे लगा कि नहीं, मैंने उन बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मैं वापस जा नहीं सकता वहाँ। तो मैंने यहाँ देखा कि चंडीगढ़ एक पढ़ा लिखा शहर है, क्या यहाँ भी हालात वहाँ जैसे हैं? तो मैं 2 महीने पूरे चंडीगढ़ में घूमा हूँ, और आप मानोगे नहीं, ट्राई सिटी का जो इलाका है गांव से भी बदतर हालत है यहाँ पे। यहाँ पे बिजली भी नहीं है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, और शौचालय भी नहीं है यहाँ पे। तो
ऐसी ऐसी जगह हैं ट्राई सिटी के इलाकों में, और इतना बड़ा स्लम है चंडीगढ़ में, आप देखो, आप स्मॉल फ्लैट मलोया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये तो पता नहीं पढ़ा लिखा शहर क्यों है। अब इतनी तादाद में बच्चे हैं जिनके पास बेसिक रिसोर्स नहीं है। एक फैमिली बाहर से आके चंडीगढ़ में आ रही है, वो 10-12 हज़ार रुपये में नौकरी करती है, और नौकरी करने के बाद उनको रहना पड़ता है, कोई एक कमरा किराए पे लेना पड़ता है। कमरे का किराया 5,000 रुपये है, खाने का लगभग 5,000 रुपये लगाओ, 2-2.5 हज़ार रुपये आप मेडिसिन का लगाओ। सर्दी गर्मी दोनों मौसम आते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई फैमिली मेम्बर आ जाता है, कोई शादी आ जाती है, तो यानी 1520 हज़ार तो नॉर्मल खर्चा है। और उसको मिल सैलरी 12 हज़ार रुपये रही है। चंडीगढ़ में सिक्योरिटी गार्ड है, किसी के घर में कोई मेड काम कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? तो यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी ही, वैसी उससे भी बदतर ही, उससे भी बदतर है यहाँ के, जबकि उनके पास रोजगार है, उससे भी ज्यादा बदतर है। फिर मुझे लगा कि इनके लिए काम किया जाए, तो पैसा नहीं है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक चीज लिखी हुई थी, अब मैंने कई जगह सुना भी है कि जो प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन उसी के अंदर होता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कहते हैं कि आप जिसके बारे में भी काम करना, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। मैं उस चीज को सोचता रहा, मुझे लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड भी, मुझे कोई आइडिया नहीं मिला। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मुझे लगा कि मेरी जो किताब है, मेरी जो पढ़ी हुई किताब है, उनका मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा हाँ, जिसने पढ़ी है उनसे ले लो, जिसको जरूरत है उसको दे दो, 1 रुपया भी नहीं लगना आपका। फिर किताब का सॉल्यूशन हुआ मेरे से। फिर मैं लगा नोटबुक कैसे, नोटबुक तो महंगी होती है। फिर लगा भी नोटबुक में मैंने देखा कि मेरे आखिरी के पेज जो हैं वो खाली हैं, आधी नोटबुक भरी आधी खाली है। ठीक, माँ क्यों ना 2 नोटबुक को मिला के एक नोटबुक बनाई जा सकती है। ओके। उसी तरीके से पेन, बॉल पेन का हम इस्तेमाल करते हैं, वो खाली हुआ, रिफिल निकाल के दोबारा रिफिल डाल दो। 10 रुपए का पेन लेके आते हैं, 75 पैसे की रिफिल आती है, खत्म हो जाता तो फेंक देते हैं। क्यों ना 75 पैसे की रिफिल ला के उसमें फिल कर दो उसको, 10 रुपए का पेन तैयार है। शार्पनर, सारी चीज़ों का मुझे सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन बिल्कुल पास में रखा था, तो जब हम बार बार सोच रहे थे तभी वो सॉल्यूशन आया। फिर मुझे लगा कि मेरे घर की जो ये रद्दी है, इसको मैं शिक्षा का जरिया बनाऊंगा। तो वहीं से अभियान की शुरुआत हुई, रद्दी से शिक्षा। जब मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं ऐसे लोगों के घरों से किताबें उठाऊंगा और ऐसे दूंगा, तो आप देखो 22-23 साल के हैं आप, एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं। अच्छा, घर वाले कहते हैं कबाड़ इकट्ठा करेगा। अच्छा, कबाड़, ये मेरा अगला सवाल था वैसे कि परिवार का क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, कबाड़ इकट्ठा करके किसी को देगा, ये बेचेगा भी नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये भी लगा कि अभी कमाल कर रहे हो, घर में सभी नौकरी लगे हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम अनपढ़ थोड़ी हो जो ऐसा काम करोगे। मान लीजिए मैंने तो यही करना है। अच्छा। तो मेरी घर में थोड़ी सी बहस हुई, तो घर वाले कहते भी आप निकल जाओ यहाँ से। तो मैं ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं निकल गया घर से, क्योंकि घर वाले गुस्सा होते हैं आपसे। हरियाणा में घर? नहीं, चंडीगढ़ में। 39 सेक्टर में घर है हमारा। ठीक। तो मैं निकल के अपने दोस्तों के पास आया, मैंने दोस्तों को बताया। दोस्त करे नहीं भाई, करे हमने कबाड़ी नहीं बनना है। फिर 1-2 दोस्त के पास मैं रहा, फिर रहने के बाद माँ कहीं ना कहीं से तो इस चीज की शुरुआत तो की जाए। अब दिमाग में आइडिया तो आया, तो मैं कॉलेज में चला गया। 11 के कॉलेज में, कोएड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं प्रिंसिपल से मिला, तो मैंने कहा सर आपके स्कूल में जितने भी जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जो किताब खरीद नहीं सकते, उनको फ्री में किताब दूंगा। अच्छा। कहा जी वाह जी, कर आप जैसे तो अच्छे इंसान रोज आने चाहिए कॉलेज में। कह जी कौन सी आपकी, कहाँ से आए आप? माँ जी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कह रहा ठीक है आप शुरू करो। तो हमने कैंपेन चलाया, पहले तो किताब इकट्ठी करने का कैंपेन चलाया। फिर जैसे बताया कि एनजीओ रजिस्टर होती है, फिर हमने उस एनजीओ को रजिस्टर कराया किताब इकट्ठी करने के प्रोसीजर में। ओके। रजिस्टर करने के बाद फिर हम प्रिंसिपल के पास गए, उनको हमने लेटर दिया, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। अच्छा। तो हमने पूरी क्लास में कैंपेनिंग की, 3 दिन का कैंप लगाया हमने। तो आप मानोगे 3 किताब आई उस कैंपेन में। ओके।
तो वो ओके, तो वो जो किताबें जो थी वो मतलब किस लेवल की थी? लाइक आप तो कॉलेज में गए थे ना? कॉलेज लेवल की। हाँ, ओके। 35 बच्चे आए हमारे पास किताब लेने के लिए, और किताबें आई हमारे पास कुल 3। अच्छा। अब इतनी किताबों के पैसे, लगभग 30,000 रुपए की किताबें। अब फिर वो समस्या, माँ ये तो बड़ा, हमने तो सोचा कितना आसान काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर वापस घर आया तो घर वालों को झूठ बोल के वो 30,000 रुपये मैंने लिए घर वालों से। अच्छा, वो किताबें खरीद के उन बच्चों को किताबें दी। फिर मैंने कोई जैसे टीचर्स होते हैं, मैंने उनसे अपना जो ये काम है मैंने उनसे शेयर किया। तो कहता आप कैंपेन चलाओ पहले। किसी ने मतलब खास सर इंटरेस्ट लिया नहीं, तो मैं ऐसे ऐसे घूमता घूमता मैं 42 कॉलेज चला गया, गर्ल्स कॉलेज। अच्छा। वहाँ मुझे 5 लड़कियाँ मिली और वो 5 लड़कियाँ मेरे से जुड़ी। जुड़ने के बाद उन्होंने कॉलेज में ऐसा कैंपेन चलाया, उसमें करीबन 500-600 किताबें में इकट्ठी हुई। ओके। और पूरा जो कॉलेज है, एनएसएस की जो विंग है, सारी हमारे साथ जोड़ गई। तो धीरे धीरे यहाँ से वो कारवां बनना शुरू हुआ और लोग इससे जुड़ने शुरू हुए। फिर यहाँ से रद्दी से शिक्षा की अभियान शुरू हो गया। छोटे बच्चों को, जैसे आप कह रहे थे कि आप स्लम एरिया में गए थे और वहां पर कुछ ऐसा आपने देखा कि उसने आपको जैसे झंझोड़ कर रख दिया, तो वो छोटे बच्चों को फिर किस तरीके से आप बुक्स प्रोवाइड करते हैं, है ना? क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जमीनी हकीकत अभी आपने देख ली थी, तो बच्चों को किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हम कॉलेज में इसलिए गए थे कि हमें ये लगा था कि जो बड़े बच्चे हैं उनको समझाना आसान है, वो अपने घर में समझा सकते हैं। लेकिन वो चीज उल्टी रही है हमारी। अच्छा। क्योंकि बड़े बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर जब हम लोगों के घरों में जाने लगे तो पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। फिर जब हम स्लम एरिया में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मुल्लापुर की बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, यहाँ शौचालय भी नहीं है। उसके बाद हमने देखा तो उन बच्चों के हमने काम किया, वहाँ हमने एजुकेशन हट बनाई। पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, खाने का कुछ नहीं है, ना रहने का कुछ है। तो फिर जो बच्चों की जो किताबें आती थी वो हमने वहाँ देनी शुरू की। अब हमारे पास किताबों की संख्या बढ़ने लगी। तो वो किताबें बच्चों के लेवल की भी थी उसमें। जब आप किताबें इकट्ठी करते हैं तो लोग आपको पहली क्लास से लेकर एमबीबीएस तक की किताब हमारे पास उपलब्ध हुई। ऑलराइट। सिर्फ हमारे पास एकेडमिक किताबें ही इकट्ठी नहीं हुई, हमारे पास इंफॉर्मेटिव किताबें भी इकट्ठी हुई, फिक्शन नॉन फिक्शन की। राइट। तो वो संख्या बढ़ने लगी। अब जगह नहीं है रखने की। फिर एक ऑफिस हमने लिया सेक्टर 39 में ही, 4,000 रुपये में एक ऑफिस लिया। अब ऑफिस का रेंट भी देना है, तो वहाँ से मैंने एक जॉब शुरू की। मैं एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की, जिसमें जो बच्चे देख नहीं सकते उन बच्चों के 4 प्रोग्राम करने थे पूरे महीने में, जबकि काम ही मेरा सोशल कोच का था। तो वहाँ से मैं पैसे कमाता, कुछ रेंट का देता, कुछ मैं खाता। अब मेरी फैमिली से मेरा कट ऑफ बिल्कुल हो चुका था उस वक्त में, क्योंकि उन्हें लगा कि ये इसकी दिशा ही कुछ अलग है, दिशा में चल पड़ा है। अच्छा। तो वहाँ से वो एक छोटा सा 10 बाई 10 के ऑफिस से हमारी शुरुआत हुई। चीज़ें बढ़ती चली गई। अब किताबें इकट्ठी करने के लिए रोज़ फ़ोन आने लगे। अब कभी ऑटो से लेके आ रहे, कभी किसी चीज़ से, तो खर्चा बढ़ रहा है। तब वो समस्या होने लगी, पैसे नहीं है। फिर एक सेकंड हैंड हमने एक एक्टिवा ली। हम मेंबर पैसे थोड़े पैसे इकट्ठे किए, किसी ने 100, 200, 400 मिला के 12,000 रुपये इकट्ठे हुए। उससे हमने एक्टिवा खरीदी। तो मैं एक्टिवा से किताबें इकट्ठी करता। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि मैं रोड से जा रहा हूँ, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर वाला पत्रकार मेरे पीछे आया, तो वो मेरी फोटो क्लिक कर रहा। मुझे पहले नहीं पता कि ये पत्रकार है, फर्स्ट टाइम था मेरा वो। तो मैं एक्टिवा से जा रहा, चारों तरफ किताबें रखी हुई उस एक्टिवा में। तो वो मेरे साथ से जा रहे, तो मैं जहाँ रुका वो मेरे साथ आए। तो उन्होंने मेरे से बातें की। अगले दिन मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी कवरेज मेरी अखबार में आई है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पहली बार कवरेज। तो उस कवरेज ने हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल दी है। एक इनकरेजमेंट मिल जाता है बिल्कुल आपको। बिल्कुल। देखो, लोग आपको फोन कर रहे हैं या आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई किताबें दो, आप किसी की बेल दबा रहे हो, वो घर से आराम करते किताबें। कई लोग तो ऐसे होते हैं दरवाजा मुंह पे मारते हैं, क्योंकि आप जैसे ही अंदर होने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं एक एनजीओ से आया, किताबें चाहिए, दरवाजा करे। आपको शर्म नहीं आती? दिन में आए, सोने का टाइम है। तो बड़ा दिल दुखता है उस वक्त कि देखो कितना अच्छा। फिर भी मैं चलो कोई ना, चीजें चलती रहती हैं। 2 बार मैं ऊपर से भी गिरा हूँ,
3rd फ्लोर से हमने यानी किताबें, कह सकते हैं कि जितने चैलेंजेस आपको उस वक्त उस पीरियड में आए हैं, लेकिन उस कहें एक कवरेज ने आपको एक एनकरेजमेंट भी दिया, एंड आई एम वेरी श्योर उसके बाद तो जैसे एक लाइन ही लग गई और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर भी आ गया आपको कवर करने। वर्तमान समय में जमीन और आसमान की तरह ही गरीबी और शिक्षा का आप कह सकते हैं कि कोई मेल जोल सा नहीं है। गरीब घर का जो बच्चा है पढ़ाई कर नहीं पाता, यदि पढ़ाई किसी ना किसी तरीके से शुरू हुई भी तो बीच में उसे छोड़ना पड़ता है। जब हम ऐसे ही और परिवारों की बात करते हैं तो बात जब हम जेंडर की करते हैं, लड़का एक दर्जे तक शिक्षा हासिल कर लेता है, लेकिन उसी परिवार की जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों के जीवन में वो शिक्षा का अभाव जो है वो कहीं ना कहीं रहता ही है। फिर आती है सर्व शिक्षा अभियान की बात, फिर बात आती है शिक्षा एक समान की बात, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में खटकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के दौरान मुझे भी मौका मिला ऐसी जगहों में जाने का जहां पर मैंने जरूरतमंद बच्चे, उनके परिवारों को देखा, जहां पर एक जून की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती है, तो शिक्षा उन्हें कैसे और कहां से नसीब होगी। तो जब आसपास का ऐसा वातावरण देखते हैं तो सवाल जहन में वो आता ही है कि शिक्षा सबके लिए एक समान क्यों नहीं हो सकती है। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं संदीप जी प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वो सवाल आपसे भी मैं करूंगी, आप शिक्षा से जुड़े हुए, इतने वक्त से जुड़े हुए हैं, शिक्षा सबके लिए एक समान क्यों नहीं हो सकती है, सभी वर्गों के लिए? इसमें ऐसा है, देखिए आपका जो सवाल है जी उसमें ही कहीं ना कहीं इसका जवाब है। शिक्षा समान इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल जो एजुकेशन का जो काम है ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस बना दिया गया है। बिजनेस किसने बनाया है? जो लोग शिक्षा की पॉलिसी बनाते हैं, बाजारीकरण हो गया इसका। जो राजनीतिक जो लोग हैं जो शिक्षा के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, जो शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं लोगों के तो इंस्टीट्यूट हैं। अगर वो शिक्षा को सभी के लिए एक समान कर देंगे, सभी के लिए बेहतर कर देंगे, सभी के लिए फ्री कर देंगे, तो उनके इंस्टीट्यूट कैसे चलेंगे? अगर आप लोगों का क्या है, सरकार ज़्यादातर क्या करती है कि लोग अनपढ़ रहे हैं, लोग उनसे सवाल ना करें, लोगों को तभी अलग अलग मुद्दों में भड़का दिया जाता है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो आपसे रोजगार की बात करेंगे, वो आपसे शिक्षा की बात करेंगे, वो आपसे स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि सरकार पैसा कहाँ से ले रही है? पैसा तो हम ही दे रहे हैं सरकार को। ऐसा थोड़ी है सरकार ने कोई बाहर काम करके आती है, सरकार के ये जो पॉलिटिकल लोग हैं और वो पैसा लेके आते हैं। हम काम करते हैं, हम हर रोज कितनी चीज़ें खाते हैं, अपना टैक्स देते हैं, हमारे पैसा हमारे ऊपर ही इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये मंशा जब ऊपर वालों की ठीक होगी तभी शिक्षा एक समान होगी, नहीं तो आज किसी को शिक्षा मिलेगी, किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी। और जिसको भी शिक्षा मिल रही है, सर्व शिक्षा में 8वीं तक बच्चों की शिक्षा है। 8वीं के बाद सीधा 9th क्लास में बच्चा जाता है, एक क्लास में 10 किताबें लगती हैं। जो कॉपी का जो साइज है वो रजिस्टर में आ जाता है, और जो छोटी पेंसिल का साइज है वो पेन में आ जाता है। खर्चा तो बढ़ गया ना, बढ़ गया। अब 8th के बाद तो ज्यादा पैसा चाहिए उस बच्चे को, फिर उसको स्कूल भी बदलना पड़ता है, और वो खर्चा सरकार बंद ही कर देती है। तो यानी सरकार खुद चाहती है कि भी 8वीं तक किसी न किसी तरीके से पढ़ लो, 9th में स्कूल छोड़ दो। तो देखो, शिक्षा को बेहतर करना है तो सरकार की जो पॉलिसी है वो बेहतर तरीके से बननी चाहिए। जब तक बेहतर तरीके से नहीं बनेंगी तो शिक्षा एक समान सिर्फ एक नारा होगा जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत भी हूँ। आई विश कि पॉलिसी में बदलाव हो, और जिसकी हम बात कर रहे हैं ज़मीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही हो। खैर, मैं फिर से अब इस लाइब्रेरी का ही जिक्र करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर कोना किताबों से भरा हुआ है या किसी न किसी स्टेशनरी से भरा हुआ। इनफैक्ट नीचे भी बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि जो लोग आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं इन किताबों को अब जरूरतमंद के पास पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैंने सुना है कि जो नोटबुक्स हैं जो आधी रह जाती हैं, खाली रहती हैं, आप उन्हें दोबारा से एक नई नोटबुक में उसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो किताबें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुछ वही किताबें हैं। बनाया इसे किस तरीके से जाता है नए फॉर्म में, वो आप हमें बताएं। ये क्या होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद आपकी जो नोटबुक हमेशा खाली पेज रहती है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हम क्या करते हैं, भाई नई क्लास में जाएंगे तो नई नोटबुक चाहिए, मैं पुरानी वाली में काम नहीं करूंगा। नहीं चाहिए। तो जो नई नोटबुक आप काम करेंगे, अब पुरानी हम ले आते हैं। तो लेके आने के बाद आप देखोगे पेज ऐसे निकाल लेते हैं हम।
अच्छा, ये हर पेज निकला हुआ है। अच्छा, निकालने के बाद ऐसे हमारी टीम आती है, वो काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको 2 फॉर्म में हम बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो, आपको कहीं से पता नहीं लगेगा कि ये पुराने, हर पेज अलग है इसका, अलग अलग पेजेस हैं, हर पेज अलग है इसका। देखो तो ये अलग नोटबुक, आप कहीं कहीं देखोगे तो बीच में लिखा हुआ मिल भी जाएगा बीच में, क्योंकि रह जाते हैं बीच में। That's very good. I mean, मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, उनके काम को देखा है कि वो बुक्स किसी ना किसी जरूरतमंद तक पहुंचाते, लेकिन ये काम मैंने आज तक नहीं देखा कि बची हुई नोटबुक्स में से पेजेस निकाल के उसे नए फॉर्म में बना दिया। जी बिल्कुल, ये छोटे बच्चों के लिए, देखिए छोटे बच्चों के 3 in 1 है। ये इस तरीके से तैयार हुई है, बीच में देखो आप पेज अलग है, और इसमें हमने लिखा भी हुआ ऊपर कि पढ़ी हुई किताबें रद्दी का नहीं, शिक्षा का जरिया बने, और कंट्रीब्यूट टू द कोज ऑफ लिटरेसी। हमने अपनी भी डिटेल दी हुई। तो ये यहाँ पे तो हमने बहुत कम रखी हुई है, ठीक है। हमारे स्टोर में इसको हमें बहुत ज्यादा रखी हुई है। दूसरी बात हम करते हैं स्टेशनरी की। अब जैसे हम पेन इकट्ठा करते हैं, रिफिल चेंज कर देते हैं, पेंसिल होती है, तो वो सारी इकट्ठी करते हैं, तो इस तरह की किट बना देते हैं। किट के ऊपर लिखते भी हैं पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर, अदर सारी चीज लिखी हुई है। और इसमें आप देखोगे हर चीज यूज्ड मिलेगी आपको, यूज्ड है, राइट। आप देखो, आप ये रबड़ है, ये यूज्ड है, क्या इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस रबड़ में, बस इतना है कि ये पुराना है, बिल्कुल नया है, बस थोड़ा सा यूज हुआ है। इसी तरीके से आप पेंसिल देखेंगे, छोटे बच्चों को देनी, उनके हाथ भी छोटे होते हैं, तो वो इससे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आप पेन भी देख सकते हैं, इसमें रिफिल दोबारा डाली हुई है इस पेन में। तो इस तरीके से ये किट बनाते हैं, और किट बना के जितना भी स्लम एरिया है उस एरिया में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोर्सेस आपके आसपास ही होते हैं, बस ये कि उन्हें ढूंढना आपने खुद होता है। बिल्कुल। और ये बहुत ही कम सोर्स में आपने सारी फैसिलिटीज जो है वो उन जरूरतमंद बच्चों को पहुंचा रहे हैं। That's really very good. So मुझे बताएं कि अब टीम में आपके कितने लोग हैं और किस तरीके से आपका जो वर्क है वो होता है। I mean, बुक्स को किस तरीके से पहुंचाया जाता है उन जरूरतमंद बच्चों के पास? हमारी जो टीम में है वो करीबन 200 लोग हैं। और जो सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। बात करें कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसके बाद PhD करने वाले स्टूडेंट हैं, इसके बाद डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, और एजुकेशन में जो लोग ट्यूशंस पढ़ाते हैं वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। वो लोग अपना टाइम निकालते हैं। जैसे आपने नीचे किताबें देखी होंगी, वो संडे वाले दिन आते हैं, हमारे स्टोर में आते हैं। पहले स्टोर में सारी किताबों को हम पहले इकट्ठा करते हैं, लोग हमें फोन करते हैं। अच्छा। इकट्ठा करने का काम मेरा है। अच्छा। लोग हमें फोन करेंगे, या स्कूल में या जहाँ से भी किताबें लेनी है, मैं चलती फिरती लाइब्रेरी से जाता हूँ, किताबों को लेके आता हूँ। लेके आने के बाद टीम वो आती है संडे को। आने के बाद उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद उनके बुक सेट बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है आगे हम स्कूलों में जाते हैं। हम स्कूल से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो किताब खरीद नहीं पा रहे हैं। तो स्कूल की तरफ से लिस्ट आती है, 10 बच्चे हैं, तो हमारी वैन जाती है, उन 10 बच्चों को किताबें दे के आती है। अभी हम चंडीगढ़ के आसपास की 12 ऑर्गेनाइजेशन जो स्लम एरिया में ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। चंडीगढ़ के मोस्टली स्कूल के बच्चों को हम किताबें देते हैं, कॉलेजों के बच्चों को भी हम किताब देते हैं। और अभी हम एक लाइब्रेरी भी बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए एक यूनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। अच्छा। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। मैं जहाँ से शुरुआत की थी आपकी जिंदगी से, मैं वहीं पे उस से ही जुड़ा हुआ सवाल भी करूंगी। आपको 4-5 साल हो चुके हैं, या उससे भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, एंड इस समय के दौरान आपको बुकमैन के नाम से भी नवाजा गया। जी। और सब लोग आपको उसी नाम से जानते भी हैं। जी। और इस वक्त चलती फिरती लाइब्रेरी द होप्स ऑन व्हील्स, इस वक्त आप कहीं उसका उजियारा हर बच्चों की तरफ पहुंच रहा है। ये जो इतना लंबा समय आपका गुजरा है उन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का, या फिर आप कहें दूसरे शब्दों में उनके सपनों को साकार करने का, जी। ओवरऑल जब आप इस पूरे की पूरी स्थिति को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं, जी, आप कैसा खुद फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई थी कि
परिवार की बातों को भी नजरअंदाज करके आप उस रास्ते पर बस चले गए क्योंकि आपको पूरा करना था। सो हाउ डू यू फील, अब आपको क्या फील होता है जब चीजें अब व्यवस्थित है, ट्रैक पर हैं? देखिए, इसमें जीवन की एक खूबसूरती यही है कि जब तक हम चीजों को समझते नहीं ना, चीजें हमें कभी भी समझ नहीं आती हैं। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े लेवल पे काम करेंगे। मैंने तो ये सोचा था कि कुछ बच्चे हैं उनकी हम मदद कर देंगे, लेकिन जब मदद करने के तरीके में हम आए और उसमें जो प्रॉब्लम हमने फेस की, सारी चीज़ों को, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरी किताबों के अलावा कोई किताब ही नहीं थी। आज हमारे पास जगह नहीं किताब रखने के लिए। एग्जैक्टली और इसका उदाहरण जो है वो इस लाइब्रेरी के अंदर हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। बात रही फैमिली की, तो हर किसी की फैमिली शायद हर किसी को यही कहेगी कि एक एज होती है उसमें आप कुछ करो, लेकिन जब एक फैमिली आप काम करते हो और आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हो तो फैमिली भी कहती है भी हाँ, हमारे घर में कोई तो है जो अपनों को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचता है। तो अब वो क्या कहते हैं कि हाँ, हमारे घर में कम से कम एक तो है जो हमारे अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे के बारे में सोचता है। अब लोग हमें पहले अपने घर वालों के नाम से जानते थे, भाई ये फलाने का लड़का है, ये वहाँ रहते हैं। अब हमारी वजह से घर वालों को जानते हैं कि देखो ये उनके घर वाले हैं। तो दूसरी चीज ये है कि एक आप हैप्पीनेस की बात करते हैं, एक खुशी की बात करते हैं, और जो खुशी होती है, एक तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और एक जो रिश्ते बाद में जो बनते हैं रिश्ते, एक बुक डोनर के साथ हमारा जो रिश्ता बनता है, एक बुक लेने वाले के साथ जो रिश्ता बनता है, मैं आपको ये कहता हूँ कि परिवार से इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार उन लोगों से मिलता है। तो जो हैप्पीनेस होती है, चेहरे पे मुस्कुराहट और रिश्तों में प्यार, तो दोनों चीज मिली हैं। और आज के दिन अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, व्हाट्सएप स्टेटस पे हम जाते हैं, हम एक सिंपल सा स्टेटस लगाते हैं कि भाई कल 20 बच्चों को एजुकेशन किट देनी है, 24 घंटे के अंदर उन 20 किट का प्रबंध हो जाता है। कितने ही रुपए की बात क्यों ना हो, एक सिंपल स्टेटस लगाने की ज़रूरत है। यानी जहाँ परिवार में परिवार के लोगों पे फेद नहीं किया जा रहा, वहाँ पे ऐसे लोगों का परिवार बनाना जिसको हम जानते ही नहीं थे, एक सोशल कोज के लिए, और वो लोग सारे मिलके किसी जरूरतमंद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई बात हो सकती है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, where there is a will there is a way। So उसका एक सजीव उदाहरण जो है बुकमैन जी मिस्टर संदीप कुमार हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, आपके इस पूरी अनकही कहानी को और करीब से जानकर। एंड मैं इतना ही कहूँगी संदीप जी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सपने को साकार करते हैं, खासकर एक ऐसे तबके को, भारत जैसे देश की मैं बात करती हूँ तो एक बड़ा तबका है जहाँ पर जरूरतमंद बच्चे हैं और वो वंचित वर्ग है जहाँ पर बच्चों को आज शिक्षा एक्चुअल में नहीं मिल रही है। एंड यही जमीनी हकीकत भी है, वास्तविकता भी है। शिक्षा वहां तक पहुंचाना है, और आप जैसे शिक्षक, आप जैसी शख्सियत अपनी टीम के साथ व्हेन दे कम फॉरवर्ड और बच्चों के लिए काम करते हैं, सो डेफिनेटली एक फौज ही तो खड़ी कर रहे हैं जो इस देश को और ज्यादा विकसित बनाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस शो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड मोर पावर टू यू। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात जितने लोगों तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ी हुई किताबें हैं वो रद्दी का नहीं, शिक्षा का जरिया बने। आप खुद शिक्षित हों, अपने सपने पूरे करें, और उन्हीं किताबों से आप दूसरों के भी सपने पूरे कर सकते हैं। जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संदीप जी। आपसे आज हमने जाना है कि गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और भी किस किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है, उसका आपने एक बहुत ही सजीव उदाहरण आज हमारे सामने रखा है, और हमने भी जाना है उसके बारे में। सो देखिए, दर्शकों से अपील हर बार रहती है, और वो अपील क्या है ये आप भी बहुत भलीभांति जानते हैं। नीचे दी गई जो ईमेल आईडीज हैं उस पर आपको क्या करना है कि इस प्रोग्राम को लेकर, आज के इस खास एपिसोड को लेकर अपना फीडबैक या किसी भी तरीके की कोई टीका टिप्पणी या कोई सुझाव आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आपकी फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो इंतजार इसका भी रहेगा। सो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर हमें लिखना ना भूलिए। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।